वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो लगता है गुड आफ्टरनून हो गया क्या? 11:45। कल से ही मास्क लगा करके क्लास ले रहे हैं और घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो बाहर से मेड आ रही हैं, दूध वाला आ रहा है और हमारे मोहल्ले में डेथ रेट बहुत हाई चल रहा है। आज भी बगल में टंडन आंटी, शी वॉज ओनली 60-65 के बीच में कुछ होंगी, उनका भी डेथ हो गया है। कोरोना भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा है और थर्ड वेव की भी घोषणा हो गई है। और विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश जो म्यूटेंट है, ना आंध्र प्रदेश वाला, वो 2 से 3 दिन में लंग्स को खत्म कर दे रहा है। कई डेथ हो गए हैं। साउथ में ये वेरिएंट फैल गया है। अब मास्क पहन के घर में रहने का निर्देश सब जगह से है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि एयरबॉर्न है और हम लोग बहुत छोटे सोसाइटी में रहते हैं। छोटा मतलब सबका फ्लैट्स बहुत नज़दीक है, तो हमारे ऊपर नीचे सब जगह है। कभी कभी तो मास्क निकाल भी दे रहे हैं, कभी पहन ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी जिंदगी कंफ्यूज सी चल रही है। चौधरी अजित सिंह की मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। हमारे टच में तो कोई नहीं है क्योंकि हम किसी से मिलते नहीं हैं और रूम में लॉक ही हैं बिल्कुल। घर में शाम को बस पार्क में जाते हैं वॉक करने। कभी कभी कोई फ्रूट्स खरीदने निकल गए बाहर। किसान नेता अजित सिंह नहीं रहे। अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे हैं। हमारे गांव में भी 6 लोगों की डेथ हो गई है। निर्मल सर क्लास में भी कोरोना से डेथ हो गया है। निर्मल सर कौन है? एसएससी के कोई टीचर हैं क्या? उनका क्लास में डेथ हो गया। तुम लोगों को ना सचमुच में डरने की आवश्यकता है और अपने माता पिता, अपने परिवार, सबको समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, डरपोक हम भी नहीं है, लेकिन अपने जान की रक्षा करना उसको डरपोक नहीं कहते हैं। नहीं, पुरानी क्लास आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पुराना क्लास देखो,
नहीं मन करे तो मत देखो, आप नई क्लास भी ले सकते हो। नियत अनुपात का नियम हम समझाएंगे। निर्मल सर क्लास में भी कोरोना से डेथ हो गया। निर्मल सर कौन है, मुझे प्लीज बताओ। प्रवीण सर जी को, प्रवीण सर कौन है, निर्मल सर कौन है? कोरोना कंट्रोल तभी होगा जब सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। कोरोना से बचने का 3 रास्ता है। पहला वैक्सीनेशन, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा भी वैक्सीनेशन। चेचक से बचने का क्या रास्ता था? छोटी माता और बड़ी माता जो आती थी उससे बचने का क्या रास्ता था? पोलियो से बचने का क्या रास्ता था? ट्यूबरक्लोसिस से बचने का क्या रास्ता था? हमारे गांव में कम से कम 50 लोग मरे हैं। वाह। अरे हमारे मोहल्ले से इतने मर गए हैं, छोटे से 300 फ्लैट से इतने लोग मर गए। रात में देर तक पढ़ाई करना और दिन में सोना, ये बहुत ही गलत तरीका है। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से खिलवाड़ है। अरे भाई, निर्मल गहलोत जो जोधपुर में हैं, वो मेरे बहुत ही नजदीकी मित्र हैं। बड़ा हृदय से मेरा सम्मान करते हैं, हम भी उनका करते हैं। निर्मल जी हमारे बहुत घरेलू मित्र हैं। क्या उनके विषय में कहना चाह रहे हो? क्या उनको भी हुआ है कोरोना? निर्मल सर, उत्कर्ष वाले पे एक निर्मल सर हैं जिनको हम जानते हैं। हमारा क्लास बंद नहीं होगा। अच्छा अच्छा, चलो ओके, आइए अपने विषय पे आते हैं। और जलवायु विज्ञान का विषय हमारा, इसमें मैंने एक प्रिंसिपल कल बतलाया, सब लोग ध्यान से सुनो। शुष्क वायु का अर्थ है वह वायु जिसमें जलवाष्प
अनुपस्थित है, तो अगर पूरे वायुमंडल से हम जलवाष्प को निकाल देंगे तो जो आनुपातिक मात्रा है नाइट्रोजन की, जैसे 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, तो ये जो अनुपात है ये एक ही रहेगा, चाहे आप विषुवत पे चले जाओ, चाहे आप ध्रुवों पे चले जाओ। लेकिन चूंकि जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है, जलवाष्प की मात्रा नियत नहीं है। अब मान लो कि गैस 100 इकाई गैस विषुवत पर है, ध्यान से सुनो, मान लिया कि 100 इकाई गैस विषुवत पर है, तो उसमें 4 इकाई क्या हो गया? जलवाष्प हो गया। तो क्या नाइट्रोजन 78 रहेगा? नहीं रहेगा, नाइट्रोजन की मात्रा घट जाएगी। ध्रुवों पर जाओगे, वहां पर जलवाष्प कम है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो चूंकि जलवाष्प की मात्रा परिवर्तनशील है, इसलिए अन्य गैसों का भी प्रतिशत मात्रा विभिन्न अक्षांशों पर बदलता है। लेकिन यदि शुष्क गैस को लिया जाए तो सभी गैसों की आनुपातिक मात्रा नियत होती है, अक्षांश कोई भी हो। यह नियम है। कोरोना को पूरी तरह कभी भी ठीक नहीं होना है। ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गया, चेचक ठीक हो गया, ये एक नई बीमारी है लंग्स की, जो कि चलती रहेगी। आप लोग इम्यूनिटी पे काम करिए। बार बार पूछ रहे हैं तो रहा नहीं जा रहा है। जलवायु विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते वापस कोरोना पे ले आते हो। रोज कम से कम 11,000 स्टेप्स चलना है, 40 मिनट एक्सरसाइज करना है। और कोई भी बाजार का चीज नहीं खाना है। ये जो चाउमीन और बर्गर और पिज्जा और चिप्स जो खा रहे हो ना, यही लोग मर भी रहे हैं। अरे भाई, फ्रूट सब्जी तो खाओगे ही पागल। चलो ओके, अब लिखो वायुमंडल की संरचना। पहले लिखवाएंगे फिर डायग्राम पे समझाएंगे। थोड़ा सा तेजी से लिखवाएंगे, बाप बाप मत चिल्लाना। लिखो वायुमंडल की संरचना। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल विषुवत के पास 16, ध्रुवों के पास 6 किलोमीटर तक विस्तृत, 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत। सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल का निचला भाग है या निचली संस्तर है,
जहां सभी प्रकार के मौसमी दशाएं प्राप्त होती है, क्योंकि यह ऊष्मा एवं ऊर्जा के क्षैतिज एवं लंबवत वितरण का केंद्र है। जिसके कारण वायुमंडलीय विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इन विक्षोभों के कारण ही इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। विषुवत पर सूर्यातप अधिकतम है, अतः क्षोभ मंडल का आयतन गैसों के गर्म होने के कारण, गैसों के गर्म एवं संवहित होने के कारण 16 किलोमीटर तक ऊंचाई है। जबकि ध्रुवों पर गैस ठंडे एवं संघनित हैं। अतः आयतन कम है। अतः ऊंचाई भी 6 किलोमीटर मात्र है।
लिखो अगला पैराग्राफ। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है क्योंकि ए, गैसों का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है। गैसों का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है। बी, क्षोभ मंडल का तापन पार्थिव विकिरण से होता है। दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण से होता है। न कि सूर्य के प्रत्यक्ष किरणों से। लिखो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन को तापमान के परिवर्तन को ह्रास दर कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं, ह्रास दर कहते हैं। अंडरलाइन करो ह्रास दर। लिखो ह्रास दर दो प्रकार के होते हैं। ह्रास दर दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक ह्रास दर यदि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी हो। तापमान में कमी हो,
ऊंचाई के साथ तापमान गिरे तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। दूसरा है निगेटिव लैप्स रेट, नकारात्मक ह्रास दर। नकारात्मक ह्रास दर का मतलब है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, इसको निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। लिखो, इसे ही तापमान की विलोमता भी कहा जाता है। इसे ही तापमान की विलोमता भी कहा जाता है। वो हम अलग से पढ़ाएंगे तापमान की विलोमता, अभी यही पढ़ो। अब लिखिए, क्षोभ मंडल में सामान्य ह्रास दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, अथवा 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। प्रति 165 मीटर होता है, जिसे पर्यावरणीय ह्रास दर भी कहते हैं। अब आगे लिखो, क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल था, क्षोभ सीमा है। थोड़ा सा और लिखना है, फिर समझाएंगे आपको। क्षोभ सीमा, दो किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र, दो किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र
जहां तापमान नियत हो जाता है, तापमान नियत हो जाता है, बादलों के निर्माण की अंतिम सीमा होने के कारण इसे क्षोभ मंडलीय ढक्कन भी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक लिड, ट्रोपोस्फेरिक लिड, LID लिड, क्षोभ मंडलीय ढक्कन। क्षोभ मंडलीय ढक्कन भी कहते हैं। अब लिखो समताप मंडल क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहां ओजोन फैले हुए हैं, जिसका अधिकतम सघनता, जिसकी अधिकतम सघनता 18 से 22 किलोमीटर के मध्य प्राप्त होती है। अठारह से 22 किलोमीटर के मध्य प्राप्त होती है। अठारह से 22 किलोमीटर के मध्य प्राप्त होती है, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, अथवा चैपमैन लेयर भी कहलाता है। चैपमैन, CHAP। देखो ओजोन 16 से 32 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। सोलह से 32 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। ओजोन के निर्माण एवं विनाश की प्रक्रिया को सोच रहे थे न लिखवाएं, लेकिन फिर भी है तो साइंस का ही है, लेकिन लिखवा देते हैं। ज्योग्राफी और साइंस बड़ा अन्योनाश्रय संबंध है, तो लिखो ओजोन के निर्माण एवं विनाश की क्रिया को चैपमैन साइकिल कहते हैं।
लिखो, ओजोन का निर्माण चैपमैन के अनुसार ओजोन का निर्माण विषुवत के ऊपर होता है, जहां पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज सक्रिय होती हैं तथा नवजात ऑक्सीजन ओ, नेसेंट ऑक्सीजन O2 से संलयित हो जाता है, जिसका कारण आवेश है, चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स का विनिमय है। इस प्रकार O3 का निर्माण होता है। O3 का निर्माण होता है, जिसे समताप मंडल में व्याप्त पछुआ पवने ध्रुवों की ओर विस्थापित करती हैं। ध्रुवों की ओर विस्थापित करती हैं, ध्रुवों की ओर विस्थापित करती हैं, जहां पराबैंगनी किरणें क्षीण एवं अनुपस्थित हो जाती हैं। क्षीण एवं अनुपस्थित, जिससे नवजात ऑक्सीजन पुनः मुक्त हो जाता है। यह ओजोन संस्तर की प्राकृतिक क्षय की प्रक्रिया है। तथा इसी कारण से ध्रुवों पर ओजोन संस्तर में छिद्र प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ है ओजोन संस्तर का दुर्बलीकरण, क्षीणता। परंतु ओजोन छिद्र के लिए मानव जनित कारकों जैसे
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6, सल्फर एस हो गया, हेक्साफ्लोराइड, हेक्सा मतलब 6, सर्किट ब्रेकर के लिए यूज होता है ये गैस। ग्लोबल वार्मिंग में डिटेल से पढ़ोगे। फिर लिखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड लिखो। ये गैस ओजोन भक्षी होते हैं, प्रदूषक गैस हैं, तथा वायुयान, प्रशीतलन, जैसे संयंत्रों से उत्पन्न होते हैं। लिखो नेक्स्ट, एक ओजोन छिद्र के लिए एक अन्य कारक नाइट्रोजन एवं सल्फ्यूरिक गैसों के द्वारा निर्मित बादलों को भी माना जाता रहा है, को भी माना गया है जो समताप मंडल के ऊपर ध्रुवों से लगभग लंबवत प्राप्त होते हैं।
ये बादल यूवी रेज को, पराबैंगनी किरणों को परावर्तित कर देती हैं, जिससे इनके नीचे ओजोन यूवी रेज के अभाव में विखंडित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। हमने ओजोन क्षरण और ओजोन डिप्लीशन पे कुछ लिखवाया है, अभी व्याख्या करनी बाकी है, अभी करेंगे, आपके समझ में आएगा। बहुत लोग लिखते लिखते भी समझ जाता है, बहुत अच्छी बात है। एक पैराग्राफ और लिखो। समताप मंडल में कई संस्तर होते हैं तथा प्रत्येक संस्तर में ह्रास दर लगभग नियत होता है, जबकि ऊंचाई के साथ तापमान में एक समान परिवर्तन या एक समान दर से वृद्धि होती है। एक समान दर से परिवर्तन ऑब्लिक स्लैश वृद्धि होती है। अतः इसे समताप मंडल कहते हैं। समताप सीमा के पास तापमान समताप सीमा के पास तापमान अरे यार, यूवी रेज का कोई रोल नहीं है O3 खत्म करने में। ये मैंने कब लिखवा दिया? पहले थ्योरी समझाने दो, बाद में अपना ज्ञान देना। मैंने कब लिखवाया कि O3 के कारण खत्म हो रहा है?
ज्ञान बाद में देना, पहले लिखो। लिखो लिखो समताप सीमा के पास तापमान 0 डिग्री प्राप्त होता है। अर्थात यहां ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यानी नेगेटिव लैप्स रेट काम करता है। समताप सीमा के पास तापमान 0 डिग्री प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 से 88 किलोमीटर। यह एक संक्रमण क्षेत्र है। ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटता है। लिखो इस क्षेत्र में उल्का के पिंड जल जाते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं। लिखो यहां नॉक्टिल्यूसेंट बादल सॉरी नॉक्टिल्यूसेंट रात को चमकने वाले बादल प्राप्त होते हैं, दिखते हैं, जो या तो ज्वालामुखीय संघनित गैस हैं अथवा
औद्योगिक क्रांति के प्रदूषक जो सूर्य की किरणों से ध्रुवीय रात्रि, ध्रुवों पे 6 महीने की रात्रि होती है ना, तो ध्रुवीय रात्रि के काल में दिखते हैं, के काल में दृष्टिगोचर होते हैं। फिर लिखो तापमंडल, अंतिम है, लिख लेते हैं इसको भी। तापमंडल 90 से 3200 किलोमीटर तक इसके 2 भाग हैं। नहीं, ऐसा करो, 90 से 3200 किलोमीटर तक ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्योंकि गैस अत्यंत विरल है जिनका परावैगनी यूवी रेज के द्वारा अथवा अल्फा बीटा गामा रेज के द्वारा, अल्फा बीटा गामा रेज के द्वारा क्या आयनीकरण होता है। लिखो, इसके 2 भाग हैं।
पहला है आयन मंडल, नब्बे से 620 किलोमीटर के मध्य वो आयन मंडल कहलाता है। लिखो यहां गैस के स्वतंत्र लेयर मिलते हैं। स्वतंत्र लेयर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस डायग्राम को मेरे साथ साथ आपको बनाना है। ये देखिए, ये है सी लेवल 0, समुद्र तल है। यहां से लेके नीचे की तरफ जाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ये है 6 किलोमीटर, ये है 16 किलोमीटर, और ये है हमारा क्षोभ मंडल। समझ में आया? ये मान लेते हैं हमारा विषुवतीय प्रदेश है। ये हमारा ध्रुवीय प्रदेश है। मेरे साथ बनाते चलो। सारा फैक्ट यहां पे दिख जाएगा। इसके बाद हमने 2 किलोमीटर ऊपर एक और लेयर की बात की। ये कहलाता है क्षोभ सीमा। विषुवत पे के नीचे तापमान अगर हम मान लें, लगभग 27 डिग्री अगर तापमान मान लें प्लस में, तो ये 16 किलोमीटर यहां पर ये तापमान -85 डिग्री मिलेगा। यहां -45 डिग्री तापमान मिलेगा। ऊंचाई के साथ तापमान घटा है, इसी को ह्रास दर कहते हैं ना। ऊंचाई के साथ, ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव लैप्स रेट। ये पॉजिटिव लैप्स रेट काम कर रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है। इसके बाद है 50 किलोमीटर का। कई कई किताबों में कुछ अलग रहता है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह है समताप मंडल, और समताप मंडल में ये 32 किलोमीटर का एक लाइन हम ले लेते हैं। तो यही है ओजोनोस्फेयर। ये ओजोनोस्फेयर है, ओजोन मंडल है। और इसी ओजोन मंडल में 22 किलोमीटर के आसपास सबसे सघन ओजोन मिलता है। सबसे सघन ओजोन मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं चैपमैन लाइन। ये चैपमैन रेखा कहलाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा सघन ओजोन मिलता है। ये लगभग 22 किलोमीटर है। इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा ग्रो कर देते हैं, फिर एक्सप्लेन और भी करेंगे। फिर है 88 किलोमीटर का ये लाइन, ये कहलाता है मध्य मंडल। यह है मध्य मंडल। यहीं पे मिलेगा, ये जो हमने बना दिया, यही है हमारा
नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, रात को चमकने वाले बादल यहां पर है मध्य मंडल में, ध्रुवों के पास मिलते हैं वैसे। और यहां पर जो मीटियोर होता है वो उल्का, तो ये उल्का यहां पर जल जाता है घर्षण के कारण। तो उल्का हमारे धरातल पर प्राप्त नहीं होगा, सारा उल्का यहीं पे जल गया। उल्का प्रत्येक क्षण गिरते रहता है। ओजोन मंडल में देखो कि विषुवत के पास, अगर इसको हम एक सेक्टर मान लें, ध्यान से देखना आप लोगों को, ये जो भाग है ना, ये ओजोन, यहीं पे ओजोन का निर्माण हो रहा है। ओजोन तो सब जगह फैला हुआ है, लेकिन ओजोन का निर्माण यहीं हो रहा है विषुवत के पास। यहां पर क्या हो रहा है कि O2 और O मिल रहा है। तो O को क्या है कि यूवी रेज जो ऊपर से आ रही हैं, सूर्य के स्पेक्ट्रम से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, पढ़ाएंगे आपको। तो O को ये चार्ज कर दे रहा है। तो O2 और O मिल करके O3 बना रहा है। यानी यहां पर O प्लस O2 O3, ओजोन कहां बनता है? विषुवत के पास। और समताप मंडल में पछुआ पवनें चलती हैं। ये जो समताप मंडल है ना, इसमें पछुआ पवनें चलती है। तो ये ओजोन यहां पर विस्थापित होकर चला जाएगा ध्रुवों के पास। लेकिन ध्रुवों के पास क्या है कि ध्रुवों के पास यूवी रेज प्राप्त नहीं हो रहा है। 6 महीने तो प्राप्त ही नहीं होगा, और 6 महीने बहुत क्षीण है, सूर्य की किरणें तिर्यक हो जाती हैं। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें ध्रुवों के ऊपर में या तो अनुपस्थित हैं 6 महीने या क्षीण हैं। तो उस दशा में O3 क्या करता है कि इसका जो O है ये मुक्त हो जाता है। तो यहां पर जो ओजोन का लेयर है वो बहुत ही पतला होने लगता है, महीन लेयर हो जाएगा। और महीन लेयर होने के कारण यहां पर इसी को जो O2 प्लस O हो गया, तो ओजोन का लेयर यहां पे थिन हो गया। तो इसी को यहां पे ओजोन का क्या हो रहा है? ओजोन का विनाश हो रहा है। ओजोन के विनाश का कारण अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, लेकिन ओजोन स्वतः टूट रहा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। और अल्ट्रावायलेट रेज ही नवजात नेसेंट ऑक्सीजन को आवेशित करता है, जो कि O2 से जुड़ता है। क्लियर रखो इस चीज को। अब देखो, तो यहां पे ओजोन का छिद्र बन जाता है। ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि ओजोन के संस्तर में छेद है, ओजोन का थिन लेयर है, उसको ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ध्रुवों के ऊपर में ओजोन का छिद्र मिलता है। उसका 3 कारण मैंने लिखवा दिया है। एक तो मानव जनित भी है, एक ये प्राकृतिक भी है, और एक लोग मानते हैं कि यहां समताप मंडल के ऊपर यहां पर वो नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक गैस का कुछ बादल मिलता है, जो कि यूवी रेज को वापस कर देता है, और यूवी रेज नीचे आ ही नहीं पाता है। तो जहां जहां ऊपर में बादल हैं, मान लो कि यहां बादल है, यहां बादल है, और ये हमारा ओजोन का लेयर है, तो यहां तो यूवी रेज आ गया, यहां यूवी रेज आ गया, लेकिन यहां से यूवी रेज वापस चला गया या अवशोषित हो गया। तो ये भाग जो ओजोन का है ना, ये क्षीण हो जाता है। ये भी एक थ्योरी है। तो ओजोन के क्षरण, ओजोन छिद्र का 3 मत है, जो मैंने शॉर्टकट में जीएस के हिसाब से जितना आपके लिए आवश्यकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो यह है मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर चलोगे तो ये जो है ना, ये है 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर का ये है मध्य सीमा। यहां ऊपर की तरफ पॉजिटिव लैप्स रेट था,
यानी तापमान घट रहा था ऊपर की तरफ। अब यहां पर हम आएंगे तो चूंकि यहां ओजोन है तो वहां पर निगेटिव लैप्स रेट है, यानी तापमान बढ़ रहा है। और यहां तापमान -85 था, यहां देखो बढ़ करके 0 हो गया है, यहां भी 0 ही रहेगा। समताप मंडल अब सीधा हो गया है। क्षोभ मंडल विषुवत पर ज्यादा ऊंचा क्यों है? क्योंकि यहां पे सूर्यातप की मात्रा अधिक है, तो वायु गर्म होकर के उठ रही है, वॉल्यूम ज्यादा है। यहां पर सूर्यातप की मात्रा कम है, तो वायु ठंडी होकर संघनित होकर नीचे है, तो आयतन कम है। इतना अंडरस्टैंडिंग जरूर रखना चाहिए। अब आइए, इससे ऊपर अगर हम आएंगे तो ये हम ले लेते हैं 3200 किलोमीटर का लाइन। 3200 किलोमीटर का लाइन है, और इसमें ये ले लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ये 620 किलोमीटर का लाइन ले लिया एक हमने। तो ये भाग कहलाएगा बहिर्मंडल, और ये भाग कहलाएगा आयन मंडल, और ये पूरा भाग कहलाएगा ताप मंडल। समझिए? अब 90 से लेकर के ये जो ऊपर का भाग है, ये पूरा भाग, इसको कहा जाता है सममंडल, और इसके नीचे का जो ये पूरा भाग है, ये कहलाता है विषम मंडल। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया, सॉरी। ये ऊपर वाला है विषम मंडल, बिल्कुल, ये है ऊपर वाला है विषम, नीचे वाला है सममंडल। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। 0 से 88 तक सममंडल क्यों कहते हैं? इसको सममंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे सभी गैस मिले हुए हैं, मिश्रित है, और कहीं भी जाओगे तो नियत अनुपात का नियम लागू हो रहा है। कहीं गैसों का मिश्रण इतना समरूपी है, समरूपी मिश्रण है गैसों का। और यहां पर गैस क्या है ना, अलग अलग लेयर में मिल रहा है। जैसे तुम देखोगे तो यहां पर मिलेगा ऑक्सीजन का लेयर, तो इसके नीचे मिलेगा O2 का लेयर, फिर इसके नीचे मिलेगा N लेयर, फिर मिलेगा N2 लेयर, ऐसे मिलने लगता है। इसलिए इसको विषम मंडल कहते हैं। ऊपर आओगे तो यह है हीलियम का लेयर, फिर आओगे तो यह हाइड्रोजन का लेयर, इसीलिए इसको विषम मंडल कहते हैं। गैस अपने आणविक भार के अनुसार संस्तर का निर्माण करता है। गैस अपने आणविक भार के अनुसार संस्तर का निर्माण करता है। अब हमने ये कहा तो, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर है, नाइट्रोजन नीचे है, तो कुछ केमिस्ट्री वाला होगा जो परेशान होगा कि आणविक भार तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, 16 है, तो फिर वो 16 ऊपर कैसे चला गया, नाइट्रोजन नीचे कैसे आ गया? तो एक्चुअली आयन मंडल है ना, जब आवेशित होगा तो नाइट्रोजन ज्यादा भारी हो जाता है आवेशित होने के बाद ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए नाइट्रोजन नीचे मिलता है। सब सही लिखा हुआ है। इस वीडियो को बार बार देखना, कम से कम 2-3-4 बार जरूर देखना, एक एक लाइन में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। अब जो N लेयर है इसी को E लेयर भी कहा जाता है। E लेयर
और ई लेयर जो है इसको केनली हेविसाइड भी कहते हैं, केनली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं। और जो ओ से लेयर बनता है इसको हम लोग एफ लेयर कहते हैं। बहुत लेयर है यार, तुम लोग फंसना मत, ये मत सोचना गुरुजी कम ही पढ़ा के निकल गए, बिल्कुल मत फंसना। ई का भी 4 लेयर है, एफ का भी 4 लेयर है। उतना नहीं करना है आपको, जितना करना है उतना हम लिखवा रहे हैं। एफ लेयर कहलाता है एप्पलचन, ये एप्पलचन लेयर है। उसके बाद ऊपर में जी लेयर भी आता है, जी लेयर। ये ई लेयर आएगा, इसका लगभग 106 किलोमीटर तक ये मिलेगा, वो ई लेयर रहता है। 106 के ऊपर एफ लेयर आ जाता है। और फिर बहिर्मंडल है। तो ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर इस डायग्राम को बनाओ, और अभी और समझाना भी है, लिखवाना भी है। हम लोग लिख रहे थे आयन मंडल, जल्दी से आयन मंडल वाली बात को लिख लेते हैं। दिल्ली में हमारा 2 सेंटर है, सेंट्रल दिल्ली, राजेंद्र नगर या करोल बाग जिसको कहते हैं, वहां पर इंग्लिश मीडियम का सेंटर है, वहां सिर्फ इंग्लिश मीडियम चलता है। मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास हमारा सेंटर है, जहां पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों चलता है।
यार सीसेट पेपर के लिए तो बैच शुरू किया गया, लेकिन आप लोग का रिस्पांस नहीं था, इसलिए वो बैच बंद कर दिया गया। चलो ओके। लिखिए, आयन मंडल में लिखो, यहां पराबैंगनी किरणों के द्वारा, पराबैंगनी किरणों एवं गामा किरणों के द्वारा गैसों का आयनीकरण होता है। ई लेयर अथवा केनेली हेवीसाइड लेयर नाइट्रोजन के आयनीकरण से बनते हैं, जो दिन में सशक्त होते हैं, दिन में सशक्त होते हैं तथा लॉन्ग रेडियो वेव्स को, दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, जिससे अल्प दूरी की संचार सुविधाएं अच्छा, एक बैच सीसेट चल रहा है। ठीक है। इससे अल्प दूरी की संचार सुविधाएं स्थापित होती हैं। जबकि एफ लेयर अथवा एपल्टन लेयर लघु रेडियो तरंगों को, शॉर्ट रेडियो वेव्स को परावर्तित करती हैं।
फील गो। बहिर्मंडल में गैसें अत्यंत विरल हैं। तापमान निरंतर बढ़ता है। तथा बहिर्मंडल के सीमा पर पांच 5865 डिग्री तापमान प्राप्त होता है, जिसके ऊपर चुंबकीय मंडल है। जिसके ऊपर चुंबकीय मंडल है। बस इतना ही। आप लोग नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, चिंतन मनन करिए। इस विषय ये पूरा याद होना चाहिए, तभी जलवायु विज्ञान में आपको आगे मजा आएगा। आज के लिए धन्यवाद। 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हिस्ट्री पढ़िए। थैंक यू।